हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। तो साथियों, आपको पता है हमने पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ एक उत्तराखंड की सीरीज यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने 3-4 वीडियो पहले बिना एमसीक्यूज वाली दी थी। अभी मैं आपको जो है 2 वीडियो एमसीक्यूज वाली दे चुका हूं। अभी आज तीसरा वीडियो है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो, ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं करवाता है वो उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म आपने भरे हैं, वो एसआई के लिए भी हो सकता है, वो कांस्टेबल के भी हैं। वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोग के लिए होने वाला है। ये स्पेशल बैच जो है आप लोगों के लिए यही इसी के लिए मैंने बनाया है। तो इसका आज ये तीसरा वीडियो है। तो आज हम तीसरे वीडियो के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन 20 एमसीक्यूज जो हमसे पुराने लोग जुड़े हैं उनको पता है हम 20 एमसीक्यूज को कितने में कन्वर्ट करते हैं, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसको हम पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके लिए सीरीज होने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देना, वो सबसे जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार या हरिद्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। दोस्तों आपको पता है महाभारत जो है, जो पूरी महाभारत है वो विभिन्न पर्वों में बांटी गई है। ठीक है, आपको पता ही है दोस्तों, 18 पर्व में महाभारत को विभाजित किया गया, बांटा गया। पर्व का मतलब है अध्याय, जैसे कुछ भी होता है, जैसे उनका राज्याभिषेक होता है तो वो राज्याभिषेक का जिसमें वर्णन होगा वो एक पर्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें वनवास का उनका वन का पूरा वृत्तांत जिसमें वर्णित है वो दूसरा पर्व है। इस तरीके से अलग अलग पर्वों में इसको विभाजित किया गया है। ऐसे ही कुल 18 पर्व हैं। तो यहाँ पर जो गंगा द्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन है वो किस पर्व में है, ये पूछा जा रहा है। तो वो है वन पर्व में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए में आपका सही आंसर है वन पर्व। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 18 पर्व ये हैं। नंबर 1 है आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व। अरण्य पर्व, अरण्य का मतलब वन होता है, तो तीसरे नंबर पर जो है यही वन पर्व का जिक्र यहां पर मिलेगा आपको। विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व और आश्रम वासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। कई ऐसे नाम हैं जिनको पढ़कर आपको लग जाएगा कि इसके इस पर्व के अंदर क्या होगा, लेकिन वन पर्व इसमें सही जवाब है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं दोस्तों। देखिए वन पर्व में यह बताया गया है कि पांडवों का वनों में जो 12 वर्ष का जीवन था उसको पूरा वन पर्व के अंतर्गत बताया गया है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है इसके डिटेल भी बताया है। इसके बाद आगे मैं आपको भीष्म पर्व और सभा पर्व के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में दोनों चीजें आई हुई हैं। तो दोस्तों भीष्म पर्व आप देख पा रहे होंगे, तो भीष्म पर्व महाभारत युद्ध का पहला भाग है। ठीक है, तो महाभारत युद्ध का जो पहला भाग था उसको भीष्म पर्व के अंतर्गत उसका बखान किया गया है। और भीष्म कौरवों के सेनापति थे, इसका भी वर्णन जो है किसके अंतर्गत है, वो जो है भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। वो कौरवों के सेनापति किस तरीके से बने और कैसा, ये पूरा डिटेल उसमें है। उसके बाद बात करते हैं सभा पर्व की, जो ऑप्शन 3 में है। तो सभा पर्व दरबार की झलक और ध्रुव क्रीड़ा का इसमें बखान है, और इंद्रप्रस्थ का निर्माण और पांडवों का वनवास जो है ये भी किसके अंतर्गत सभा पर्व है। मतलब इंद्रप्रस्थ का निर्माण और पांडवों को वनवास के लिए बोला गया था, ये दूसरे में है। तीसरे में फिर वो वन को चले गए और वनों में उनका जो 12 साल का पूरा कार्यकाल था, जीवन था, वो उसके अंतर्गत आता है तीसरे वाले में। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल यहां से हमने सीख ली। अगला है उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं। भाई पाषाण उपकरण उत्तराखंड में कहां से मिले आपको पता ही है दोस्तों, कालसी से मिले हैं, बिल्कुल सही है। अलकनंदा घाटी से भी मिले हैं, ये भी सही है। और पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी मिले हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या होता है भाई, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर कालसी आया है, तो कालसी के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। मैं अलकनंदा, पश्चिमी रामगंगा घाटी, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देहरादून जिले में जो है एक स्थित गांव है जिसका नाम यहाँ पर कालसी जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कालसी बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर कालसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देहरादून के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक किसके संगम पर आता है, यमुना और उसकी एक सहायक नदी है टोंस। ठीक है, तो यमुना और टोंस के संगम पर स्थित है कौन, कालसी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको
याद रखनी है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर जो शिलाएं हैं, शिलाओं पर लिखे मौर्य के सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख या शिलालेख जो है कहाँ पर मिलते हैं? ये कालसी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला, 7वीं सदी में इस क्षेत्र को सुधनकर के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसने देखा था, ठीक है। तो उसने किस रूप में देखा था? इसको शुद्ध नगर के रूप में देखा था। ये चीज आपको थोड़ा बहुत इससे मैंने टच करा दिया है। बाकी अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से स्वर्ण मुकुट मिला है। तो उत्तराखंड के कहां से, कौन से स्थान से भाई स्वर्ण मुकुट मिला है? इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा दोस्तों, मलारी से, ठीक है। तो ये मलारी से मिला है स्वर्ण मुकुट। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही होता है। दोस्तों मलारी गांव के बारे में अगर चर्चा करूं तो ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो कौन से जिले में है? चमोली जिले में स्थित है मलारी गांव। तो दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में, ठीक है, तो 2002 में हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और एक 5.2 किलो, लगभग आप कह सकते हैं कि 5.25 किलो का एक सोने का मुकुट यहाँ पर उन्होंने खोजा था। तो यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ये भी आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पॉइंट बनेगा कि कहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है, यानी कि उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो वो मलारी गांव आपका सही सही आंसर होने वाला है। यानी कि यहाँ पर कितनी चीजें आपको मिली? एक तो सोने का मुकुट मिला, ठीक है, तो सोने का मुकुट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नरकंकाल मिला, ठीक है, तो ये नरकंकाल का जो शव था इसके ऊपर ही ये सोने का मुकुट था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आया है दोस्तों, बनकोट, ठीक है। तो बनकोट के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बनकोट जो है एक जगह है जो पिथौरागढ़ में पड़ती है, ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये बनकोट। यहाँ पर 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है बनकोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। और दूसरा यहाँ पर एक हुडली दिया, तो हुडली के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर नीले रंग के रंगे गए शैल चित्र मिले, ठीक है, शैल चित्र मिले हुडली में जो नीले रंग से रंगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र जो है अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, अल्मोड़ा से। तो साथियों यहाँ पर अल्मोड़ा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय यहाँ पर मिले हैं। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज कहाँ पर हुई थी? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? अल्मोड़ा जनपद में हुई थी, ठीक है। तो 1968 में ये खोज हुई थी। अल्मोड़ा जिले के सुयाल नदी के दाएं तट पर एक स्थान है जिसको लाखू उड्यार कहते हैं, जो उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लाखू उड्यार है ये शैलाश्रय जो है, प्रिंटेड रॉक शेल्टर इसको बोला जाता है। इसकी खोज 1968 में हुई थी, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन उठता है किसने की थी? इसके खोजकर्ता का नाम जो है क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे पॉइंट है। तो ये MP जोशी हैं, ठीक है। यह इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी दोस्तों। अगर अल्मोड़ा जनपद के कुछ अन्य शिलाश्रयों की अगर बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट है फड़कानोली, फलसीमा, लुएथाप। ये ताप लिख दिया मैंने, ये लुएथाप है, ठीक है। तो लुएथाप है, पेटसाल, काला माटी, मल्ला पैनाली आदि कुछ ऐसे अन्य जो है शिलाश्रय हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित मतलब किसने प्रकाशित किया? तो भाई क्वेश्चन में आपको एक चीज का आंसर मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड हम 50 चीजें आपको बताते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। अगर आप दूसरों को शेयर हमारा वीडियो करते हैं तो इससे हमारी मदद होती है दोस्तों। हमारी यही फीस है और हम जितना मेहनत करते हैं वो उसका फल भी हमें इसके रूप में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये MP जोशी का सही जवाब होने वाला है। देवीधुरा नामक स्थान पर इन्होंने ही ओखलियों की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन B इसका सही जवाब है। थोड़ा डिटेल में इसको जान लेते हैं। यशवंत सिंह कटोच और यशोधर मठपाल जी के कामों को भी हम यहाँ पर एक नज़र में देख लेंगे। डॉक्टर यशोधर सिंह कटोच, अगर इनकी बात करें तो इनकी खोज, इन्होंने भी ओखलियों को खोजा था। गोपेश्वर के समीप और पश्चिमी नयार घाटी में इन्होंने ओखलियों को खोजा था। हमसे पूछा है कहाँ पर? देवीधुरा में। तो ओखलियां MP जोशी, मैंने कहा आपसे देवीधुरा, तो ये रहा देवीधुरा जहां पर MP जोशी ने खोजा था किसको? ओखलियों को। इसके अलावा इन्होंने खेसन और जशकोट में भी इन्होंने ओखलियों को खोजा था। उसके बाद यशोधर मठपाल हमारे ऑप्शन में है दोस्तों। यशोधर मठपाल के बारे में बात करेंगे। इन्होंने नंबर 1 तो शवागारों की खोज की थी कुमाऊं में रामगंगा घाटी के
नौला जैलन गांव में इन्होंने जो है राम शवागारों को खोजा था। दूसरा, इन्होंने भी ओखलियों के बारे में जानकारी दी थी अल्मोड़ा के नौगांव मुनिया टोली में, ठीक है। और द्वाराहाट से इन्होंने 73 कप मार्क्स को खोजा था, ठीक है। कप मार्क्स का इन्होंने के बारे में इन्होंने बताया था। कप मार्क्स मतलब ओखलियां ही होता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से डालें, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में भी नोट कर लो। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में महापाषाणी संस्कृति के समाधान और अवशेष मिले हैं। तो उत्तराखंड में महापाषाणी संस्कृति के समाधान और अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए यहाँ पर एक चीज पर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया अल्मोड़ा भी मैंने भी आपको बताया और चमोली के बारे में, मलारी में भी आपको मैंने बताया था। तो यानी कि अल्मोड़ा भी आपका सही जवाब है और चमोली भी सही जवाब है। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है भाई? ये बी और सी दोनों बिल्कुल सही जवाब होने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। सबसे पहले तो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत राम गंगा घाटी में स्थित नौला जैलन गांव है। तो इन गांवों में जो है समाधानों की प्राप्ति हुई है। दूसरा, यहाँ पर आपको बता दो सानड़ा तथा बसेड़ी ग्राम में 2 प्रकार के समाधान मिले हैं दोस्तों। नंबर 1 है शिष्ट बरियल, नंबर 2 अर्ण बरियल, ठीक है। बरियल का मतलब होता है समाधान, ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के अल्मोड़ा में मिले हैं। और कहाँ कहाँ मिले? रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव में मिले हैं और सानड़ा और बसेड़ी में भी मिले हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के समाधान मिले हैं, शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, यहाँ पर चमोली की अगर बात करें, चमोली में मैंने आपको बताया था मलारी गांव। तो मलारी गांव 1956 में इसकी खोज हुई थी, मैंने आपको बताया। सबसे पहले इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है, ठीक है। और प्रथम सर्वेक्षण जो है प्रथम जब यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया, पहला जब सर्वे हुआ तो उसमें यह पाया गया कि आखेट के लिए, शिकार के लिए लौह उपकरणों के साथ, ठीक है, लोहे के उपकरणों के साथ पशु का एक पूरा कंकाल यहाँ पर मिला। जो ये पशु का पूरा कंकाल मिला दोस्तों, इस पशु की पहचान जो है इस समय के हिमालयन वृषभ के रूप में की गई। वृषभ का मतलब होता है बैल होता है शायद, है ना, सांड बैल। तो उसके रूप में इस पशु की पहचान हुई है। दूसरा सर्वेक्षण जब हुआ, दूसरा सर्वे जब हुआ तो उसमें एक संपूर्ण मानव कंकाल में सोने का एक मुकुट मिला था, एक मुखौटा मिला था, ठीक है। ये मुखौटा जो है उसके 100 के ऊपर था, मैंने आपको बताया। और यहाँ से 10 भृतिका पात्र मिले, एक कांसे का कटोरा मिला और समाधानों के साथ काले और धूसर रंग से चित्रित मृदभांड भी मिले। तो ये मृदभांड कैसे थे? काले और धूसर रंग से चित्रित थे और ये जो है ठोडी और हत्थेनुमा मृदभांड थे, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांडों से मिलते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों मलारी। तो मलारी से जो मिले थे वो हत्थेनुमा जो थे वो चित्रित और धूसर मृदभांड थे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी अभी। देखिए दूसरा जब सर्वेक्षण मैंने कहा मलारी में हुआ था तो वहां से ये काले और धूसर रंग के मृदभांड मिले थे, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा सानड़ा, बसेड़ी और नौला जैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा था सानड़ा बसेड़ी से आपको क्या मिला था? 2 प्रकार के समाधानों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 2 प्रकार के समाधान मिले थे वहां से, एक तो शिष्ट बरियल और दूसरा अर्ण बरियल प्रकार के। तो ये भी हुआ। उसके बाद बात करते हैं नौला जैनल की। तो नौला जैनल तो मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले, है ना। नौला जैनल से भी जो हमको चीजें मिली थी वो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है? तो भाई ये किया है किसने? बी लाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, बी लाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भाई संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है, सभी को पता होगा शायद ही, तो ये ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों। जानते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए इसमें 10 मंडल है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कितने मंडल है। इसमें पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों, बहुत बार 1028 सूक्त हैं इसमें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान में इसमें जो है 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। इसमें जो है देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए इसमें मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अब तक की उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। अगर पूरा डिटेल में ज्यादा बताऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें पढ़ना है वही जो एग्जाम में
पूछ आने की संभावना रहती है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको अर्थशास्त्र देखने को मिला, थोड़ा थोड़ा एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो राइटर हैं दोस्तों, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, ये पूछते हैं बहुत बार, तो ये कौटिल्य ने या फिर इसको चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, 4वीं सदी ईसा पूर्व में इसको चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये कैसा ग्रंथ है, ये संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चीजें बताई गई, अर्थशास्त्र का मतलब इको से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति, ठीक है, आदि के विभिन्न पहलू पर इसमें विचार किया गया अर्थशास्त्र में। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद मनुस्मृति यहाँ पर दिया गया, तो मनुस्मृति के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का एकमात्र प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, ये चीज ध्यान रखना आपने, और 2500 श्लोक हैं यहाँ पर को। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म और प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये उस समय का एक प्रकार से संविधान आप इसको कह सकते हैं। इसमें नियम कानून, अपने कैसे रहना है और समाज में सारी व्यवस्थाएं जो थी वो सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का इसमें मनुस्मृति में उस समय का बखान मिलता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो भाई इसका सही जवाब है हरिद्वार। तो हरिद्वार को जो है उत्तराखंड के जो है मतलब गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड के विभिन्न अन्य नाम भी हैं जिनको जिसे इसे अन्य नामों से जाना गया विभिन्न समयों में। तो महाभारत में इसको गंगा द्वार के नाम से जाना गया। महाभारत में इसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? गंगा द्वार। ठीक है, और पुराणों में इसको दोस्तों गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत और कुब्जा भ्रामक नामों से वर्णित किया गया है। किसमें? पुराणों में। ये चीजों को ध्यान रखना, महाभारत में किससे, पुराणों में किससे। ठीक है, महाभारत में केवल इसको गंगा द्वार ही कहा गया है। और प्राचीन काल में दोस्तों कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा गया है। ठीक है, तो किसके नाम पर कहा गया है? कपिला कहा गया है कपिल मुनि के नाम पर। किसको? हरिद्वार को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी अवस्थित थी। तो बाणासुर की राजधानी भाई कहां पर अवस्थित थी? देखिए आप ज्योतिषपुर और कार्तिकेयपुर पर अगर ध्यान देंगे, ये दोनों जो है किसके नाम है? जोशीमठ के नाम है। ठीक है, तो जोशीमठ के नाम है, ज्योतिषपुर भी और कार्तिकेयपुर भी। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? दोनों उपरोक्त दोनों सही है। भाई जो बाणासुर था वो जोशीमठ। अब देखिए ज्योतिषपुर का नाम ही जो है जोशीमठ था। तो 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जोशीमठ में। ठीक है, यानी कि ज्योतिषपुर में। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, शंकराचार्य ने यहीं पर जो है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने 3 और मठों की स्थापना की। ठीक है, तो उन 3 मठों में सबसे पहले इन्होंने जो पहले मठ की स्थापना की, चौथे मठ की, पहले मठ की, तो वो सबसे पहले यहीं पर इन्होंने की थी। कत्यूरी राजा ललित सूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ जो है कत्यूरी राजाओं की राजधानी था दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। और उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? कार्तिकेयपुर हुआ करता था। मैंने बताया आपको कि कार्तिकेयपुर और ज्योतिषपुर दोनों एक ही के नाम है। ठीक है, तो रामायण कालीन जो बाणासुर था उसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी, यानी कि इसी जोशीमठ में थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई जोशीमठ का प्राचीन नाम मैंने आपको अभी अभी बताया, तो ज्यादा बहस करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये ज्योतिषपुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का विद्या केंद्र कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन हम इससे रिलेटेड बहुत अधिक अन्य चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपको पता है ये मालिनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम। भाई क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, ये भी आप लोगों को पता है, ज्यादा बताने की जरूरत हमको नहीं है। अब देखो कण्वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर है, ये तो हम जो है सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आता है कि किस नदी के तट पर है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और सीधे सीधे आता है, ये आता है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर की थी, किस स्थान पर की थी, ये सारी चीजें। तो ये भी कण्वाश्रम में ही इन्होंने की थी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, कालिदास ने। और वर्तमान में जो है इस स्थान को दोस्तों चौका घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौका घाट कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर खोह नदी और सौंग नदी के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए खोह नदी दोस्तों रामगंगा की एक सहायक नदी है, खोह नदी।
और इसका उद्गम की अगर बात करेंगे तो इसका उद्गम जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो है एक द्वारीखाल नामक जगह है, तो द्वारीखाल से इसका उद्गम माना जाता है। और कोटद्वार जो है दोस्तों, इसका नाम फिलहाल में कोटद्वार है, तो कोट नदी, ये खोह नदी के किनारे पर ही बसा हुआ नगर है, यानी कि आपसे बोला जाएगा कोटद्वार किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये खोह नदी के किनारे पर बसा है और कोटद्वार। और इसका नाम जो है कोटद्वार अभी है, लेकिन पहले खोह नदी की वजह से इसका नाम क्या था, खोहद्वार भी किसी समय में रहा था। ठीक है, खोहद्वार, तो खोहद्वार इसका नाम था, तो अब आगे चल करके ये कोटद्वार प्रचलित हुआ। उसके बाद बात करते हैं सोंग नदी। तो सोंग नदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेंगे दोस्तों। तो देखिए सोंग नदी भी क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। ये जो है सबसे बड़ी नदियों में से एक है दोस्तों, जो इसका जो अगर प्रवाह की बात करेंगे 190 किलोमीटर है, जो दून घाटी को बहती है। उसके बाद ये मेरठ वेरठ से आगे कहीं बिजनौर या इस साइड में जा करके वहाँ गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बिंदल और रिस्पना नदी इसकी सहायक नदियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। भाई यहाँ पर आपको ध्यान दो चीजों में देना, पाली भाषा में और बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों या फिर पाली भाषा में, इन दोनों में जो है हिमवंत के लिए, हिमवंत यूज किया गया है। किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हिमवंत। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तराखंड के लिए हिमवंत तो इन दो चीजों में कहा गया, पाली भाषा और बौद्ध ग्रंथों में। तो हम देखेंगे कि अन्य कुछ ग्रंथों में जो है उत्तराखंड के लिए विभिन्न नाम प्रयुक्त किए गए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में जो है क्या नाम यूज किया गया, ये पूछते हैं। तो ऋग्वेद में देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि इस्तेमाल किया गया उत्तराखंड के लिए। ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। और पुराणों में, रामायण में, महाभारत आदि अन्य कुछ ग्रंथ हैं, उनमें जो है उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र आदि कुछ इस तरीके के नामों से इसको जो है संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग हुआ है भाई, मानस खंड प्रयोग हुआ है कुमाऊं क्षेत्र के लिए। ठीक है, किस में, स्कंद पुराण में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही उठा करके पेपर में आता है। ठीक है, तो भाई कुमाऊं के लिए तो मानस खंड होता है, लेकिन गढ़वाल के लिए केदार खंड का इस्तेमाल किया गया है। किस में भैया, स्कंद पुराण में। ठीक है, तो स्कंद पुराण में कुमाऊं मानस खंड है और गढ़वाल केदार खंड। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है, हिरण्य, कूर्म या बाराह। तो भाई कूर्म अवतार के लिए माना जाता है। ठीक है, तो कूर्म, इसीलिए इसका नाम कूर्मांचल, फिर कुमाऊं, फिर कुमू। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम का पूरा इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। भाई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास एक चंपावती नदी बहती है। ठीक है, तो चंपावती नदी जो है चंपावत के पास, तो यहाँ पर इसके पूर्व में स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले एक कांतेश्वर पर्वत है, जिसको कांडादेव या कानदेव के नाम से जाना जाता है उस पर्वत को। ठीक है, तो कांतेश्वर पर्वत उस समय उसका नाम रहा होगा। तो इस पर विष्णु भगवान का कूर्म या फिर कच्छपावतार हुआ था। ठीक है, कैसा अवतार, कूर्म या कच्छपा अवतार, यानी कि कछुए के रूप में इनका अवतार विष्णु भगवान का हुआ था। तो कालांतर में इस पर्वत के नाम जो है कूर्मांचल नाम की वजह से इसका नाम जो है कूर्मांचल पड़ा था कुमाऊं का। और आगे चलकर यही शब्द जो है प्राकृत में कुमू के रूप में यूज होने लगा और हिंदी में इसको कुमाऊं कहा जाने लगा। जब आपको ये पता होगा, जब हिस्ट्री पढ़ते हो आप, जो कुमाऊं वाला क्षेत्र था, पहले तो चंपावत या फिर उसके आसपास वाले क्षेत्र को ही कुमाऊं या कुमू कहा जाता था ना। आज तो पूरे 6 जिलों को पूरा कुमाऊं कहा जाता है, लेकिन उस समय चंपावत के आसपास वाले क्षेत्र को ही कुमू या कुमाऊं कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। भाई ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं उत्तराखंड में, मैंने इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। तो ये हुई है दोस्तों बनकोट से प्राप्त। ऑप्शन ए में आप देखेंगे बनकोट से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। कितनी ताम्र मानव, 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। इसी के साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों से भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे लुएथाप है, जो एग्जाम में आते हैं, मैंने वो उन पॉइंटों को रखा है यहाँ पर। ठीक है, लुएथाप जो है अल्मोड़ा के लुएथाप से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है लुएथाप में। ठीक है,
और उसके बाद बनकोट की, और यहाँ पर जो है लुए मतलब ब्लड होता है, ठीक है। तो लुए था शिकार करते हुए, और ब्लड और शिकार, इसको आप जो है ध्यान रख सकते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखने के लिए। उसके बाद बनकोट मैंने आपको बता दिया, 8 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ से मिली हैं। फलसीमा जो है अल्मोड़ा जिले के फलसीमा से योग और नृत्य वाली मुद्राएं मानव आकृतियां मिली हैं, ठीक है। उसके बाद हुडली की बात करेंगे, हुडली में उत्तरकाशी में ये पड़ता है ये स्थान, इसमें नीले रंग से रंगे गए शैल चित्र मिले हैं। और पेड़साल में आपको मैंने बताया था कत्थई रंग की मानव आकृतियां मिली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो गैरिक सदृश जो मृद भांड हुए हैं भाई, ये हुए हैं बहादुराबाद से प्राप्त, ठीक है। बहादुराबाद ये हरिद्वार के आसपास एक जगह है। तो हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर है। तो डॉक्टर कटोच के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर कटोच के अनुसार जो है हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर एक बहादुराबाद जगह है। तो बहादुराबाद नहर खोदते समय 1951 में ताम्र उपकरण और गैरिक भांड के सदृश मृद भांड वहां से प्राप्त हुए थे दोस्तों। इस स्थान को 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृद भांड फिर से प्राप्त हुए। तो आप यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है? अगर गैरिक सदृश मृद भांड पूछेगा तो आप कहेंगे बहादुराबाद, ठीक है। ये कटोच के अनुसार है। तो मैंने यहाँ पर जो तथ्य लिए हैं दोस्तों, विभिन्न, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या विभिन्न बुकों के माध्यम से, अपने नोट्स से, तो अलग अलग जगह से मैंने यहाँ पर संकलन किया है, यानी कि आप लोगों को जगह जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े, एक जगह पर आपको सारा मैटर मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने उत्तराखंड में फड़कानौली शैलाश्रय की खोज की थी? तो फड़कानौली शैलाश्रय की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों फड़कानौली शैलाश्रय की खोज हुई थी 1985 में। नंबर 1 तो ये पूछा जाता है कि कब हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कि किसने की थी, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कब हुई थी, दूसरा किसने की थी। तो कब हुई थी भाई? 1985 में हुई थी। और दूसरा किसने की थी, इसका उत्तर है यशोधर मठपाल ने। और उसके बाद पेड़साल के शैलाश्रय भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको मैं, इसकी 1989 में हुई थी, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन ही है शायद। देखिए, पेड़साल ग्राम शैलाश्रय की खोज किस इतिहासकार ने की थी, तो या फिर किस वर्ष में हुई थी? तो यशोधर मठपाल, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, और 1989 में हुई थी। यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको मैं इसको बता चुका हूं। तो साथियों, ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। 20 क्वेश्चन हमने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से बताया जाए। तो देवभूमि एजुकेशन पॉइंट आपके लिए पर डे लेकर आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो पर डे आपके लिए ऐसा ही वीडियोस लेकर आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी इससे कोई मदद नहीं होगी। हमें भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा, हमें तभी काम करने की एनर्जी हमारी बूस्ट होगी, हमको मिलेगी, ठीक है। चले, जैसा भी आपको वीडियो लगा आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके कमेंट की हम जो है आपके कमेंट और आपके सुझावों की तलाश करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप सुझाव दो, हमें कमेंट करो, हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं। किसी में डाउट होता है तब भी आपको बताना है हमें, ठीक है। तो इस वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कल को फिर आएगा, और इसी के साथ ही साथ हम जो है एक आध फास्ट वीडियोज भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एमसीक्यूज बताएंगे और सीधे सीधे उसके आंसर जो आपको बताया जाएगा, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।